बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। अर्नेस्ट हेमिंगवे का नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी। कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में मैं जितने आसान से आसान अल्फाज में हो सका आप लोगों को ये नावल डिलीवर करूँगा, और इसी सोच के साथ कि शायद वो बच्चे के जो बच्चे घर बैठ के स्टडी करते हैं या जिनके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होता स्टडी का, तो उनकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। कि बेशुमार ऐसे बच्चे भी होते हैं कि जो विदाउट बुक स्टडी कर रहे होते हैं। तो मैं आज के इस पॉइंट में, मैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ पॉइंट में डिस्कस करूँगा उनको मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लोगों के साथ मैं तारफ़ दूंगा इस नावल का कि नावल से हमें मिलता क्या है, ये कहानी क्या है, इस कहानी को पढ़ने का मकसद क्या है। उसके बाद इसकी समरी जो है नावल की, वैसे तो इसकी ट्रांसलेशन अगर आप बुक की तरफ जाएँ तो वो तो घंटों लग जाते हैं, लेकिन इसकी पूरी कहानी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट शॉर्ट अल्फाज में मैं डिस्कस करूँगा। कि इस तरह के इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोगों को एक कहानी का मुकम्मल खुलासा मिल जाए कि इस कहानी में हुआ क्या था। फिर उसके बाद इसी कहानी को कंक्लूड करूँगा। कहानी सुनने के बाद या कहानी पढ़ने के बाद हमें ये लास्ट में मैसेज क्या मिला या इसको नतीजा क्या हमें मिला, इसका इस सारी कहानी में से हमें मिला क्या, इसका नतीजा क्या निकला। फिर उसके बाद इसी सारे नावल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यूनिवर्सिटी में पूछे जा सकते हैं, या वो क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी बार बार पूछती है, उन सब क्वेश्चंस को आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, उन सब क्वेश्चन को आपको बताऊंगा। तो मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इन सब की फीचर्स को जो मैंने ऊपर लिखे हैं, इंट्रोडक्शन हो गया, समरी हो गया, कंक्लूजन हो गया, इनको मैंने उर्दू में लिखा है। क्योंकि बहुत से बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में इतने अच्छे नहीं होते कि उनको इंग्लिश के हर हर लफ्ज़ की समझ आए, तो उनको ट्रांसलेशन की ज़रूरत होती है, उनको समझने की ज़रूरत होती है। ऐसे बच्चों के लिए मैंने इसी नावल को मुकम्मल तौर पे उर्दू में लिखा है, ताकि उन बच्चों को पढ़ने में आसानी हो सके, उन बच्चों को समझने में आसानी हो सके। क्योंकि हर एक बच्चे की मेंटल कैपेबिलिटी जो लेवल होता है मेंटल का, वो एक जैसा नहीं होता। तो अगर किसी को स्टोरी पता है, कोई कॉलेज जाता है या कोई यूनिवर्सिटी के थ्रू पढ़ रहा है, तो उसको तो इन सब बातों से अवेयर होता है। लेकिन वो बच्चे जो घर बैठ के स्टडी करते हैं, तो जो अक्सर बच्चों के पास बुक्स तक नहीं होती, तो उन बच्चों के लिए ये बड़ी जो है यूज़फुल वीडियो हो जाती है। तो इसीलिए मैंने उन्हीं बच्चों के लिए इसको मैंने उर्दू में लिखा है, ताकि वो अगर स्क्रीन शॉट लेके भी पढ़ना चाहे, इसको सेव रखना चाहे, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। तो तारुफ ये है इस नावल का, ये नावल एक अलामती और फ़लसफ़ियाना कहानी है। अलामती और फ़लसफ़ियाना कहानी के अलामती होती है कि वो चीज़ें, ये सिंबॉलिक इसे इंग्लिश में कहते हैं, कि वो चीज़ें जिसके ज़ाहिर कुछ हो लेकिन अंदर कुछ और छुपा हो। अब ज़ाहिर में आप उसे कुछ पढ़ते हैं, लेकिन वो जो कुछ होता है ज़ाहिर, उसके अंदर एक डीप मीनिंग छुपा होता है। एक आपको एक मानी वाली बात मिलती है, एक आपको उसके अंदर से एक मैसेज मिलता है। ये ऐसी कहानी जिसके अंदर से आपको एक डीप मैसेज मिले। और फ़लसफ़ियाना होती है, फ़लसफ़ी वाली बातें होती है कि जो हर एक की समझ में ना आ सके, जो हर एक ना लिख सके या हर एक ना बोल सके। ये आपको बताया कि ये एक ऐसी कहानी है जिससे आपको एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। उसके बाद जो इंसानी अज़म, कुदरत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद और ज़िंदगी गहरे इसबाक पर रोशनी डालती है। कि सबक में आपको क्या मिलेगा? इंसानी अज़म मिलेगा इस कहानी में, इंसान का जज्बा दिखेगा आपको, कुदरत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद, कि एक शख्स जो है ये कुदरत की ताकतें, जो कुदरत की बनाई चीज़ें हैं, उनके खिलाफ लड़ता है और डटा रहता है। ये आपको देखने को मिलेगा। और ज़िंदगी के गहरे इसबाक पर रोशनी डालती है, कि ज़िंदगी का एक गहरा सबक इसमें से आपको हासिल होगा। ये नावल अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक शाहकार है। कि अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक उसकी जो अज़म है, इंसान की जो जद्दोजहद है, इंसान की जो ताकत है, इंसान की जो हिम्मत है, वो ज़ाहिर करता है इस नावल में। ये अर्नेस्ट हेमिंगवे का एक बड़ापन ज़ाहिर होता है कि किस तरह उसने इंसान को एक नाकाबिले शिकस्त चीज़ के तौर पे पेश किया है, जिसमें सादगी के साथ साथ अजीम मानवियत छुपी हुई है। ये नावल तो आपको सादा सा लगेगा, पढ़ लिया, लेकिन जो समझने वाले हैं, एक मानवी एक मानवियत छुपी हुई है, कि मतलब एक बहुत बड़ा मीनिंग उनके लिए छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ा मानी छुपा हुआ है, एक बहुत बड़ा सबक आपको मिलेगा। ये इसका तारुफ है। फिर उसके बाद इस कहानी का जो खुलासा है, आप लोगों को इतना मुश्किल जो बात मुश्किल हुई, मैं आपको साथ साथ इसे कोशिश करूँगा कि उसे एक्सप्लेन भी कर दूँ। तो कहानी का मरकज़ी किरदार सैंटियागो है।
अब आपने याद रखना है इसमें दो करेक्टर है। एक करेक्टर ओल्ड मैन का है, ठीक है, उसका नाम सेंटियागो है। दूसरा करेक्टर है उसका जो शागिर्द है, उसके जो वालदैन है मैनोलिन के। मैनोलिन उसका एक शागिर्द है और ये एक मछली पकड़ने वाला है। ये एक आप इसे कह सकते हैं मछेरा है। अब इसका काम ये है कि जो समंदर के किनारे लोग रहते हैं उनका ज़्यादातर रोज़गार जो होता है वो मछलियाँ पकड़ के होता है। तो सेंटियागो जो ओल्ड मैन है इसका रोज़गार भी ये मछलियाँ पकड़ता है। तो ये चूँकि बूढ़ा हो गया है और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, तो जो मैनोलिन के पेरेंट्स हैं, मैनोलिन को एक छोटा बच्चा 8-9 साल, उसकी 10 साल उम्र है, तो इस छोटे बच्चे को सेंटियागो के पास छोड़ा गया है ताकि सेंटियागो उसे एक गुर सिखा सके, हाउ टू कैच अ फिश, मछली कैसे पकड़ी जाती है। अब मैनोलिन जो है उसके पास जाता है, उसके पास मछली पकड़ने का हुनर सीखने के लिए। तो उसके साथ एक उसका हमदर्दी वाला और उसके साथ एक इमोशनल सा लगाव हो जाता है उस ओल्ड मैन के साथ। तो एक मरकजी किरदार है सेंटियागो, ये आपने याद रखना है। एक बूढ़ा और तनहा माहीगीर है जो क्यूबा के साल के करीब एक छोटे गांव में रहता है, कि जगह के नाम बता रहे हैं, एक छोटे से गांव में वो रहता है। वो 84 दिन से समंदर में मछली पकड़ने में नाकाम रहा है। अब 84 दिन लगातार उस बच्चे का ये हाल है कि जो बच्चा उसके साथ जा रहा है, 84 दिन तक उसे कोई मछली नहीं लगती। तो लोग जो है ओल्ड मैन को, जो सेंटियागो है, वो उसे बदशगुन कहना शुरू कर देते हैं। और इवन के जो मैनोलिन के पेरेंट्स होते हैं वो मैनोलिन को भी इसके पास से उठा लेते हैं कि कभी इसकी जो नहुसत का साया ये मैनोलिन पे ना पड़ जाए। जबकि मैनोलिन जो होता है वो ओल्ड मैन का, क्योंकि उसके साथ अटैच हो चुका होता है, तो उसे ये चीज़ नागवार गुजरती है। लेकिन चूंकि उसके पेरेंट्स होते हैं इसलिए वो अपने पेरेंट्स की बातों को ना भी नहीं कर सकता, लेकिन जो दिली तौर पे ओल्ड मैन के साथ ही होता है। तो वो 84 दिन से समंदर में मछली पकड़ने में नाकाम रहा है, जिसकी वजह से गांव के लोग इसे बदकिस्मत समझते हैं। इसका एक शागिर्द मैनोलिन जो बचपन से इसके साथ माहीगीरी करता था, ये बातें आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसके वलदैन के हुक्म पर किसी और कश्ती के साथ जाता है। अब आपको बता चुका है कि वलदैन के बदकिस्मत है, तो इसका साया भी बच्चे पे ना पड़े। तो वलदैन मैनोलिन को ओल्ड मैन के पास से उठा देते हैं। लेकिन मैनोलिन सेंटियागो का गहरा एहतराम करता है। आपको बता चुका है उसका लगाव ओल्ड मैन के साथ ज़्यादा है और इसे खाने और दीगर ज़रूरी अशिया फराहम करता है। ये आपने ओल्ड मैन और जो मैनोलिन है इन दोनों का आपस में रिश्ता देख लिया है, इन दोनों की आपस में में मुताबिकत देख ली है, इन दोनों का आपस में एक गहरा रिश्ता बन चुका है क्योंकि इमोशनल एक दूसरे के साथ हो चुके हैं। मैनोलिन वलदैन के कहने पे इलक तो हो गया, लेकिन फिर भी उसका विजिट जो ओल्ड मैन की तरफ आता जाता ही है। इसके लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी हो जाएगा। अब उसके बाद सेंटियागो एक सुबह मछली लेकर, अब 50वें दिन जो होता है 85 डेज, नेक्स्ट डे सेंटियागो एक सुबह कश्ती लेकर समंदर के दूर दराज हिस्से में निकलता है। उसका ये अज़म होता है कि आज के दिन, हर रोज़ ही बेचारा वो जाता है कि उसे होती है कि आज के दिन मुझे एक नई जो है अज़म के साथ जाता है, एक नए हौसले के साथ जाता है और इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन मुझे कुछ नया शिकार मिलेगा, आज के दिन मैं कुछ ना कुछ पकड़ के लाजमी लाऊंगा। लेकिन अब आज की सुबह जब आई है, कश्ती लेकर समंदर के दूर दराज हिस्से में निकलता है, ये अज़म लेकर के वो ज़रूर मछली पकड़ेगा। दिन भर की की कोशिश के बाद एक बहुत बड़ी मार्लिन मछली इसके कांटे में फंस जाती है। अब पहले ही देखे लोगों का प्रेशर है उसके जहन में, उसके बारे में तरह तरह की बातें। जब भी वो खाली कश्ती लेके आता है तो आप आगे इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह का उसके साथ लोगों का बिहेवियर होगा। और आज जब वापसी पे वो दिल थके हारे दिल के साथ वापस आने की कोशिश करता है, उधर से वापसी पे जैसे ही सफ़र करता है तो साथ ही एक मछली जिसका नाम मार्लिन होता है, ठीक है, वहाँ पे एक मुख्तलिफ इकसाम की मछली है, तो एक किस्म की मछली मार्लिन है। अब ये मछली इसके कांटे में फंस जाती है, लेकिन ये मछली थोड़ी सी अनयूजुअल अनयूजुअल ऐसे है कि इसकी जो जिसामत है, इसका जो साइज़ है, ये बाकी मछलियों से बहुत बड़ा। इतनी बड़ी मछली उसके कांटे में फंस जाती है कि उसकी कश्ती से भी कई गुना वो बड़ी होती है। और इस बड़ी मछली को कैच करना, इस बड़ी मछली को फ़ौरन से मारना, इस बड़ी मछली को पकड़ने के बाद कश्ती में डाल के लेके आना एक इम्पॉसिबल सी बात होती है। अब ये मछली उसके कांटे में फंस गई है।
ये मछली इतनी बड़ी और ताकतवर है कि सैंटियागो इसे फ़ौरन काबू नहीं कर पाता। अब आप खुद इसका बात का अंदाज़ा लगा लें कि इसे 2 दिन और 2 रात कश्ती को खींचती रहती है। अब इतना ऐसा शख्स है कि 2 दिन लगातार 2 दिन में 2 रातें भी आ जाती हैं। 2 दिन और 2 रातें लेती है मछली अपने आप को थकाने में, क्योंकि मछली को जो माहीगीर होता है वो मछली को थका के ही बाहर निकालता है। अब इतनी बड़ी मछली है कि कई जो टन वज़न उसका होता है और इतनी बड़ी कि कश्ती के अंदर भी नहीं आ सकती, और इस कश्ती के पास लाना और फिर इतनी बड़ी मछली को जब इतने दूर से वो मछली कैच करता है, फिर इस मछली को आहिस्ता आहिस्ता खींचना है। और जो माहीगीर होता है उसे पता होता है कि अगर मैंने जल्दबाजी की तो मेरे कांटे से मछली निकल के चली जाएगी, और 84 डेज का इंतज़ार करने के बाद अब जब इसे शिकार मिलता है तो इस शिकार को वो ज़ाया नहीं करना चाहता। अब इस मछली को टिका के अपने कश्ती के पास लाना, फिर पास लाने के बाद उसके पास जो हथियार होते हैं, जिस तरह नेज़े वगैरह हो गए जिसमें जो उसका कश्ती का दस्ता होता है, और इसके अलावा जो हारपून्स होते हैं उसके पास, नेज़े वगैरह हो गए, या जो चप्पू वगैरह उसके पास होते हैं, इन सब हथियारों को वो इस्तेमाल करते हैं। डंडा हो गया, इन सब हथियारों को वो इस्तेमाल करते हैं कश्ती को मारने में। अब 2 दिन लगते हैं उसे कश्ती के पास लाने में उस मार्लिन को। 2 दिन तक वो उसके साथ लड़ता रहता है। 2 दिन आप सोच सकते हैं कि भूखा प्यासा समंदर के दरमियान में और अपनी जगह से दूर भी आ गया, घर भी ना जाने उसका किधर रह गया, और सिर्फ इस आस के साथ कि मैं आज इस मछली को लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा। और 2 दिन तक वो मछली लेती है उसकी कश्ती के पास आने में, और जब उसकी कश्ती के पास वो उसे थका के 2 दिन की मेहनत के बाद जब वो उस कश्ती को अपनी कश्ती के पास लेके आता है, अपने नेज़ों का इस्तेमाल करता है, अपने चप्पुओं का इस्तेमाल करता है, या डंडों का इस्तेमाल करता है, तो उस कश्ती को वो मारने, उस मार्लिन को मारने के साथ साथ वो उसे कश्ती के साथ बांध ही लेता है। ये उसकी कामयाबी होती है जो 2 दिन वो लगाता है उस मछली को पकड़ने में। अब 2 रात कश्ती को खींचती रहती है और संत्यागो अपनी तमाम तर जिस्मानी और ज़हनी ताकत लगाकर इसे थकाने की कोशिश करता है। इस दौरान वो मछली से बात भी करता है। बात क्यों? क्योंकि आपको पता है भी अकेला, समंदर में कोई भी नहीं है, और इस तन्हाई का आलम है, तो अपने आप से बातें करेगा, कभी कश्ती से बातें करेगा, कभी पुरानी बातें याद रखे, कभी सो जाता है धागा पास लेके, फिर जब मछली फिर दोबारा तंग करती है फिर उठ जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, हाथ कट जाते हैं, बेशुमार मुश्किलात वो झेलता है। लेकिन इस सारी मुश्किलात में वो हार नहीं मानता, वो आखिर मछली को कैच कर ही लेता है और इसे भाई के तौर पे देखता है। संत्यागो मछली की खूबसूरती और ताकत से मुतासर होता है। अब मछली उसने देख ली है, लेकिन वो जानता है कि इसे जिंदा रहने के लिए मछली को मारना होगा। अब तीसरा दिन आ गया और तीसरे दिन आपको बताया कि वो मछली को पकड़ने में कामयाब हो जाता है, थक हार के, ज़ख्मी होके, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, लेकिन हार नहीं मानता। आखिर उस मछली को वो कैच कर ही लेता है। तीसरे दिन सैंटियागो मछली को हार्पून के नेज़े के ज़रिए वो मार देता है और इसे कश्ती से बांध लेता है। आपको बताया कि वो मछली काफ़ी बड़ी है और उसके कश्ती में नहीं आ सकती, तो आखिर में चारा यही होता है कि वो जो है उसको मछली को, जो अगर मछली अनयूजुअल साइज़ हो, कश्ती से बड़ी हो, तो उस मछली को पीछे बांध लिया जाता है। इस मार्लिन को भी ये कश्ती के साथ बांध लेता है। अब मार्लिन इतनी बड़ी होती है कि कश्ती से बाहर लटकी रहती है, लेकिन आपने याद रखना है कि चूंकि इसने मार्लिन को नेज़े का इस्तेमाल किया है, उसने डंडों का इस्तेमाल किया, तो मार्लिन ज़ख्मी भी हुई है और है भी समंदर में है। और अगर मार्लिन ज़ख्मी हुआ है तो मार्लिन ब्लीड भी कर ली है, और अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको पता है ब्लीडिंग में खून निकलता है, और अगर खून समंदर के अंदर है तो खून के ऊपर शार्क्स मछलियाँ जो है वो बड़ी जल्दी से आती हैं। अब एक मुश्किल उसके लिए ये थी कि उसने 2 दिन लगा के और 2 रातें पूरी लगा के उसने उस मार्लिन मछली को अपनी कश्ती के पास ला के तीसरे दिन आके उसने उसे मारा। अब मारने के बाद जो उसके लिए नया चैलेंज आ जाएगा। वापसी के दौरान मार्लिन के खून की बू शार्क को अपनी तरफ खींच लेती है। अब शार्क्स जो मछलियाँ हैं ये तो खून की बू से ही वो उस जगह पे पहुंच जाती हैं, और आपको पता है शार्क्स मछली अपने तेज दांतों की वजह से वो किसी को भी समंदर में रहने नहीं देती। सैंटियागो अपनी पूरी कुवत और हथियारों के लिए शार्क से लड़ता है। अब
अब इसे लगता है कि जनाब इस मछली को जो मेरा शिकार है, जो मैंने 2 दिन लगा के और 2 रातें लगा के पकड़ा है, अब शार्क्स आती हैं उस मछली की बू पे, उसकी जो खुशबू होती है खून की। अब शार्क्स आके उसे खाना शुरू कर देती हैं। लेकिन ये कैसे हार मान ले? शार्क्स को कैसे खाने दे? अब जो उसके पास औज़ार होते हैं बड़े, जो आपको बताया उसके पास क्लब है, जो उसका डंडा है, हार्पून है, उसका नेज़ा है, जो ओर्स हैं, जो कश्ती चलाने के लिए चप्पू यूज़ किए जाते हैं, उन चप्पूओं को उठा लेता है, उन सारे औज़ारों को उठा लेता है और उठा-उठा के उन शार्क्स को मारना शुरू कर देता है। शार्क्स को भगाना शुरू कर देता है। अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा ज़ोर, अपनी पूरी हिम्मत लगा देता है कि मार्लिन मछली को खाने। लेकिन जब भी शार्क्स आती है, कोई ना कोई बोटी उसकी निकाल के ले ही जाती है आखिर। हथियारों के लिए शार्क से लड़ता है, लेकिन वो मार्लिन के गोश्त को खा जाती है। अब एक आती है, वो थोड़ा बहुत ले जाती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, अपने औजार भी ये खोता रहता है साथ साथ। एक डंडा मारा शार्क मछली को लगा, डंडा टूट गया, फिर उसके बाद दूसरे डंडे ने शार्क मछली शायद पकड़ लिया, वो निकल गई, फिर इस तरह एक एक करके उसके औजार जो होते हैं वो समंदर में गिरते रहते हैं। लेकिन आखिर दम तक जो अपने चप्पू होते हैं वो आखिरी हथ्थे के तौर पे वो इस्तेमाल करता है। जब सारे औजार उसके पास सारे समंदर में बह जाते हैं, सारे समंदर में टूट जाते हैं या वो गिर जाते हैं, लेकिन आखिरी अपने चप्पू रहते हैं। अब चप्पू से पता है घर जाना है, तो अपने चप्पुओं तक वो इस्तेमाल करता है शार्क्स को भगाने के लिए। हर हमले के साथ मार्लिन छूटती जाती है। आपको पता है मार्लिन हर हमला आता है, इतनी ज़्यादा शार्क्स आती हैं, तो इतनी ज़्यादा शार्क्स को एक साथ मारना उसके लिए पॉसिबल नहीं होता। तो जो तो जिनको तो वो हिट करता है वो तो भागती हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी शार्क्स हैं उस मार्लिन को वो खाती रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी मार्लिन जो है वो खोता रहता है। सेंटियागो बेबस हो जाता है। अब बेबस क्यों? क्योंकि उसके पास अब मारने के लिए कुछ रहा ही कोई नहीं। हर सामान जो अपना चप्पू तक वो सारा वो उन शार्क्स को मारने में वो लगा देता है और आखिर में शार्क्स मछली का ढांचा छोड़ देती है। नतीजा ये निकला कि उसकी जो मछली थी वो सारी खा गई। सेंटियागो थका हारा गांव वापस पहुंचता है। वो मछली का ढांचा कश्ती के साथ छोड़कर अपने झोंपड़े में चला जाता है। अब जो उस मार्लिन को लाया है, वो मार्लिन सिर्फ ढांचा उसके पास बचा है। उस ढांचे को वो छोड़ के वो अपनी जगह पे पहुंचता है और अपनी झोंपड़ी में चला जाता है। गांव के लोग सुबह इस मछली के अजीम ढांचे को देखकर हैरान रह जाते हैं कि कोई बंदा इतनी बड़ी मछली भी पकड़ सकता है। वो समझ जाते हैं कि सेंटियागो ने एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है। अब आपको बताया कि जो मैनोलिन है ये इसके लिए एक ताकत की इलामत होता है, एक इंस्पिरेशन की, एक हौसले की इलामत होता है। अब जब थका हारा वो बेचारा अपने झोंपड़े में पहुंचता है, मैनोलिन को भी पता चलता है। मैनोलिन भी भागता उसके साथ मिलता है और उसे हौसला देता है। वो कहता है कि मैं बस बदकिस्मत रहा हूँ, मैं हार गया हूँ, या जो है मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। तो आगे से सिर्फ मैं इस लाइन को मैं इस पूरे नावल को इसी लाइन से कंक्लूड करूँगा, मैनोलिन की लाइन से। जब उसने कहा है ना कि मेरी किस्मत बुरी है या मैं बदकिस्मत हूँ, तो वो कहता है द हेल विद द लक, आई विल ब्रिंग द लक विद मी। कि किस्मत की ऐसी की तैसी, मैं किस्मत हूँ, मैं आपके साथ जाऊंगा और मैं इस सब को पलट दूंगा। अब ये उसके लिए एक हौसले की, उसके लिए एक अज़म की, उसके लिए एक हिम्मत की इलामत होता है। अब इसके मरकज़ी जो मैसेज है, अब इसकी जो मरकज़ी कहानी है, इसका जो लेसन है, इसको पूरे नावल को लिखने का मकसद क्या था, इससे हमें मिला क्या, सबक क्या हमें हासिल हुआ। तो हेमिंगवे जो है इसने नावल लिखा है, तो इस नावल से हमें ये सबक मिलता है कि सेंटियागो एक आम इंसान की अलामत है। ये हमारी तरह एक आम इंसान है जो ज़िंदगी की मुश्किलात के ख़िलाफ़ लड़ता है। हर इंसान को ज़िंदगी की हर तरह की उसकी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हर इंसान की मुश्किल अलग होती है। वो साबित करता है कि इंसान को ख़त्म किया जा सकता है, शिकस्त नहीं। अब ये इसका सेंट्रल मैसेज था। ये इसका जो मेन उसने जो मैसेज दिया है, जो मेन इसका थीम आप कह सकते हैं, जो सेंट्रल मैसेज है, सेंट्रल आइडिया इसका ये है कि इंसान को ख़त्म तो किया जा सकता है, लेकिन इंसान शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता। जिस तरह मछली ने पूरी कोशिश की अपने आप को उसने बचाने की, लेकिन इंसान ने साबित कर दिया कि वो अशरफुल मखलूक़ात है, वो हार नहीं मान सकता। अब उसने कहा कि मछली मुझे मार दो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इंसान ख़त्म तो किया जा सकता है, लेकिन उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। ये इसका मैसेज है। सेंटियागो फितरत को अपने दुश्मन के बजाय एक साथी के तौर पर देखता है। अब फितरत की बनाई चीज़ें हैं, समंदर हो गया, मछलियाँ होगी। अब ये जो ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी इंसान के खिलाफ हो जाती हैं, इंसान को हारने में वो कोशिश करते हैं कि इंसान हार जाए,
लेकिन वो इंसान जो अज़म के साथ जाता है, जो इरादा रखता है, जो जिसके अंदर हौसला बेपनाह हो, जो इंसान पुख्ता इरादे के साथ और पक्के अज़म के साथ किसी चीज़ पे डट जाता है, वो इंसान उस चीज़ को हासिल कर ही लेता है। अब यही मैसेज हेमिंगवे का भी था कि अपने दुश्मन के साथ बजाय एक साथी के तौर पे देखता है कि कुदरत के जो हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं, ये मुश्किलात हमें ख़त्म करने के लिए नहीं होती। इन मुश्किलात को हमने ख़त्म करना है। किस तरह एक अज़म के साथ, हौसले के साथ अपनी बात पे डटे रह के, जिस तरह ओल्ड मैन अपनी एक चीज़ पे डट गया कि मैंने इसे हासिल करना है तो करना है, ऐसे ही इंसान की ख्वाहिशात भी बेशुमार होती हैं। जो मुश्किलात से डर गया तो वो मुश्किल ने उसे ख़त्म कर दिया, लेकिन जो मुश्किलात के खिलाफ खड़ा हो गया, अब वो सारी मुश्किलात को पार कर जाएगा। यही हेमिंगवे का मैसेज भी है। मार्लिन और शार्क फितरत की खूबसूरती और बेरहमी दोनों की नुमाइंदगी करती है। जैसे कि वो कहता है कि मछली तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं जो है मैं तुम्हें मारे बगैर जो है मैं शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मारे बगैर मेरा गुजारा नहीं है। वो खूबसूरत भी हैं लेकिन वो दोनों बेरहम भी है। मार्लिन को पकड़ना, फिर 2 दिन तक उसके साथ लड़ना, फिर शाख आके उसे खा जाना, ये सारी कुदरत की चीज़ें हैं। लेकिन कुदरत इंसान को जिस मुश्किल में भी डालती है तो इंसान अपने हौसले के साथ, अपने अज़म के साथ, अपने जो पुख्ता इरादे के साथ उस मुश्किल से निकलने का हुनर भी जानता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसे उस पे डटे रहना है। ये ही उसका हेमिंगवे का इसका मैसेज भी है। अब सैंटियागो की मार्लिन के साथ बातचीत और मैनुअल से तल्लक इंसान की जज्बाती और समाजी ज़रूरत को ज़ाहिर करता है कि इन दोनों का आपस में रिश्ता कैसा था। वो दोनों की आपस में कोऑर्डिनेशन कैसी थी, उनकी आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी, जो इमोशनल बॉन्ड था उनका आपस में, वो किस तरह का था, ये आप लोगों को नावल में अच्छी तरह से समझ आ गया। किस तरह एक दूसरे के वो काम आते हैं या किस तरह उनका दिली लगाव होता है, किस तरह हारने के बाद भी मेलानिन उसको हौसला दे रहा है और उसे इंस्पिरेशन के तौर पे उसे कह रहा है कि किस्मत की ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, फिर देखूंगा क्या होता है क्या नहीं होता। मार्लिन को पकड़ने और शार्क से लड़ने की जद्दोजहद कुर्बानी की एक मिसाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ी कुर्बानी की मिसाल है कि जो उसने 2 दिन 2 रातें उसके साथ जो जंग लड़ी, फिर उसके शार्क के साथ जो जंग थी, ये इंसान की जद्दोजहद को ही जाहिर करती है। और यही जो मिसाल है वो सेंटियागो को या इंसान को अजीम बनाती है। ये कहानी ना सिर्फ एक बूढ़े माहीगीर की जद्दोजहद है, बल्कि इंसानी इरादे, कुर्बानी, ज़िंदगी के मानी के बहुत बड़ा फ़लसफ़ियाना पैगाम भी है। ये आपको मैं बात डिस्कस कर चुका हूँ कि इस सब से सिर्फ एक कहानी नहीं, लेकिन ये बेशक एक तख़य्युल था, बेशक एक इमेजिनरी, एक ख़याली कहानी थी, लेकिन इस कहानी में जो मैसेज है, इस मैसेज को समझने की ज़रूरत है। द ओल्ड मैन द सी हमें सिखाती है क्या मैसेज के शिकस्त के बावजूद अज़म और हौसला इंसान को अजीम बना सकते हैं। और मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि अगर किसी चीज़ पे भी आप डट जाओ ना, तो कुदरत खुद आपको उस चीज़ से मिला देती है। इंसान अज़म, हौसला, बुलंद हौसला और पुख्ता इरादा जिस इंसान में भी है, वो बड़ी से बड़ी मुश्किलात को भी अचीव कर सकता है। बस अपने मकसद से, अपनी जो ख्वाहिशात है, मुश्किलात से घबराना नहीं है, लेकिन रब की मदद उसके साथ ज़रूर शामिल हो जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इंसान ने अज़म और हौसले को अपने हाथ से छोड़ना नहीं है। ये ही मैसेज हेमिंगवे ने इस नावल में भी दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको इस नावल में जो मैंने बातें बताई हैं, किसी न किसी हद तक आपको काफ़ी हद तक इसमें मदद भी मिली होगी। अब मैं चलता हूँ इस नावल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। कहने को तो बेशुमार क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो बार बार यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को पहले तो आप देखें। करेक्टर स्केच ऑफ द मैन, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन का करेक्टर स्केच, ओल्ड मैन के बारे में जो जो कुछ आपने पढ़ा है, जो जो कुछ आपने बताया, वो आप पॉइंट्स में भी बता सकते हैं। उसको मुझे दोबारा से बयान करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये ट्रैजिक हीरो है, आप इस पे भी बहस करें कि ओल्ड मैन सब कुछ इतना एक हीरो है, लेकिन ट्रैजिक हीरो है। दुख दुख मिलता है आपको, एक अलमी है कि किस तरह वो मार्लिन लोग उसे बदकिस्मत कहते हैं। फिर उस मार्लिन का पकड़ना, फिर मार्लिन के साथ झगड़ा करना, 2 दिन 2 रातें, फिर उसके बाद मार्लिन तीसरे दिन आके उसे मार के बांधना, फिर आके शार्क्स का हमला करना। ये
शार्क्स का फिर मार्लिन को खा जाना, फिर मार्लिन का ढांचा समंदर पे लेके वो अपनी झोंपड़ी तक पहुंचता है। इस सब को आपको ट्रेजेडी नज़र आती है, आप इसको डिस्कस करें। फिर मैनोलिन का स्केच है, मैनोलिन उसके लिए कैसे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था, मैनोलिन उसके लिए रिश्ता क्या था उन दोनों के आपस में, जो बॉन्डिंग थी वो कैसी थी, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आपने थीम जो मैसेज आपको इस नावल से क्या मिला। तो ये सारी बातें मुझे दोबारा से रिपीट करने की उम्मीद है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ऊपर इसे डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। सिंबॉलिक नावल है, अलामती नावल है। तो अलामती नावल आपको बताया कि वो नावल होता है कि जिसमें जो चीज़ें हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो इवेंट्स हैं, वो सिंबल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। सिंबल क्या कि वो अलामती तौर पे इस्तेमाल होती हैं, कि जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि समंदर जो है ये इंसान की ज़िंदगी के तौर पे एक अलामत है, कि वहाँ पे समंदर है, ये इंसान की ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है। अब तो ये शार्क्स जो है इंसान की तो दुश्मन की अलामत हो सकती हैं। फिर उसके बाद मेनोलिन का उसके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है, एक हौसला इंसान की अलामत हो सकता है। इसके अलावा जो ओल्ड मैन के औजार हैं वो इंसान के वो दोस्त हो सकते हैं जो उसकी मुश्किल में काम आते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को आपने देखना है, जो किस चीज़ किस तरह की कौन सी चीज़ है और इस चीज़ का सिंबल क्या मिल सकता है हमें इस चीज़ से, ज़ाहरी मतलब क्या होता है और इसका जो हिडन मतलब है वो हमें क्या मिलता है। ठीक है, ये एक सिंबॉलिक है नावल है, और आपको इस नावल में कौन कौन सी चीज़ें जो है एज ए सिंबल के तौर पे मिलती है। और सी एज अ लिविंग बीइंग, कि सी जो समंदर है एक जिंदा मखलूक के तौर पे पेश किया गया है, क्योंकि देखिए उसमें ज़िंदा चीज़ें हैं, मछलियाँ हैं, उसमें जितने अजरात है वो ज़िंदा है। फिर एक लाइफ की तरह वो सारे मच्छरों को रोज़ी रोटी दे रहा है, तो आपने इसे लिविंग बीइंग के तौर पे इसे पेश करना है। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रीम्स एंड मेमोरीज, जो ओल्ड मैन ख्वाब देखता है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है इस नावल में, और जो उसकी जो यादें होती हैं। जिस तरह की मैं आपको मिसाल दूं ड्रीम्स की या मेमोरीज की, तो ड्रीम्स में वो ख्वाब देखता है कि उसने शेरों के ख्वाब देखे हैं, तो शेर आपको पता है बहादुरी की अलामत है। तो ख्वाब में उसने शेरों का देखना, इसका मतलब है कि जो शेर हैं वो एक बहादुरी की अलामत के तौर पे आते हैं। तो उसे ये सबक मिलता है कि बहादुर हो। ये सारे ख्वाब उसे तब आते हैं या उसे यादें तब आती है जब वो मुश्किल में होता है, जब वो मालिन के खिलाफ लड़ रहा होता है। तो ये ख्वाब उसकी जो ख्वाब आते हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या, या मेमोरीज, मेमोरीज क्या याद करता है, आई विश आई हैड द बॉय। अब ये ख्वाब ये याद करता है, ये ख्याल करता है काश मेरे साथ लड़का होता तो मैं इतनी मुश्किलात में ना फंसता, काश ये हो जाता। फिर अपने आप से बातें करना, फिर उसका मछली के साथ बातें करना, ये जो मेमोरीज है उसकी जो याद करना उसका, ये कितना इम्पोर्टेंट है इस नावल में, इसको बताना है। इम्पोर्टेंस ऑफ डिमैगियो है। अब डिमैगियो जो है ये एक टीम का प्लेयर है, और इस प्लेयर की इम्पोर्टेंस क्या है कि ये एक की फिगर है। ये ऐसा प्लेयर है कि रीढ़ की हड्डी आप कह सकते हैं, कि पूरी टीम जो है ये इस डिमैगियो की वजह से जो है ना ये जीतती भी है। अब अगर किसी टीम में डिमैगियो ना हो तो पूरी टीम का जो मोरल है वो डाउन हो जाता है। एक डिमैगियो के होने से बाकी सारी टीमों पे प्रेशर पड़ जाता है। ये इम्पोर्टेंस है डिमैगियो कि वो इस मौके में जब वो अकेला होता है समंदर में, और जब लड़ रहा होता है और मुश्किल में गिरा हुआ होता है, वो इस डिमैगियो को, कि एक दफ़ा डिमैगियो जो है ये इंजर्ड हो जाता है, अपनी टीम के लिए खेल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो इंजर्ड हो के भी अपनी टीम के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन के वो अपनी टीम के साथ आता है, उनके साथ खेलने की कोशिश करता है और उनको इनकरेज करता रहता है। वो कहता है कि इतना बहादुर बंदा, उसको याद करता है। इसके बाद मोनोलॉग है या सॉलिलॉग भी है। मोनोलॉग होता है कि अपने आप से बातें करना, तो उस समंदर में उसके पास तो है कोई भी नहीं है, तो उसने अपने आप से ही बातें करनी है। तो जिस जिस जगह पे आप देखिए उसकी जो मैंने कोट्स लिखी हैं, जो मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इससे पहले मैं क्वेश्चंस की सारे क्वेश्चंस की वीडियो को अपलोड कर चुका हूँ। तो इन्हीं क्वेश्चंस को आपने देखना है। तो उसमें जितनी भी ओल्ड मैन की टॉकिंग है, टॉकिंग टू हिमसेल्फ, जो उसने खुद बातें की हैं, उसने क्या बातें की हैं, किस किस जगह पे वो किसको याद करता है, मछली के साथ उसकी क्या बातें हुई हैं, ये उसकी सारी सोलोलॉक्वी में आती है। ये उसकी सारी मोनोलॉग है। मोनोलॉग कहते हैं जो अकेले बंदे की बात होती है। अब है ही अकेला, तो उसने अकेले जो कुछ भी इस मंदिर में बातें की हैं वो सारी बातें आपने
स्टेप बाय स्टेप बता देनी है कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या और ये कौन कौन सी बातें इस ओल्ड मैन ने किस किस जगह पे की हैं। तो उम्मीद करता हूँ यही इसके जो टोटल 9 क्वेश्चन हैं और इन्हीं सब क्वेश्चंस को बार बार यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ या मुख्तलिफ क्वेश्चंस के साथ पेपर में पूछती है। इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, जो कोई क्वेश्चन भी आता है इन्हीं 9 क्वेश्चंस के अंदर से आता है। तो बाकी कोई कमी रह गई हो तो मैं उसके लिए आपसे पेशगी माजरत चाहूँगा। और अगर इसमें मज़ीद कोई मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ या मज़ीद को पॉइंट मेरे माइंड से निकल गया हो तो ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह ताला मैं वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।